हेलो क्लास, मैं पूजा विद्या क्रिएटर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत करती हूँ। क्लास, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एमए फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन सीरीज़ शुरू किए गए हैं, तो उसमें जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन के आंसर थे वो सारा निशा मैम करा चुकी हैं और आज मैं आप लोग को लघु उत्तरीय का कराऊंगी। उन्होंने अति लघु उत्तरीय का आंसर करा दिया है। आज मैं लघु उत्तरीय जितने भी प्रश्न हैं उन सब का आंसर आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके के प्रश्न अगर आप लोग के पेपर में आते हैं तो आप लोग उसको कैसे करेंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें चीज़ें वर्ड बाय वर्ड याद नहीं होती हैं, लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्ट पता हो कि इस राइटर्स ने क्या कहा है, किस परिप्रेक्ष्य में अपनी बातें रखी हैं, वो क्या कहना चाहे हैं अपने थ्योरी के द्वारा, अगर हमें ये पता चल जाता है तो हम फिर क्वेश्चन को एलेबोरेट कर लेते हैं, उसको विस्तार से लिख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम कोई प्रश्न ऐसा भी लेंगे जैसे कि वो है तो लघु उत्तरीय, लेकिन सेम क्वेश्चन आप लोग को दीर्घ में पूछ लिया जाए तो आपके पास इतनी समझ रहे कि आप उसको लॉन्ग आंसर में भी लिख पाएँ। मतलब ना सिर्फ अगर लघु उत्तरीय अति लघु आ रहा है तो आप अति लघु बना लें, लघु उत्तरीय आ रहा है आप उसको बना लें, अति दीर्घ में आ रहा है तो आप उसको भी बना लें। तो चीज़ों को ऐसे समझते हैं तो हमें आंसर लिखने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो चलिए हम लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, काम्टे की सामाजिक पुनर्निर्माण योजना पर टिप्पणी कीजिए। काम्टे की सामाजिक पुनर्निर्माण, देखिए क्वेश्चन पकड़ते कैसे हैं। तो हम क्वेश्चन ऐसे पकड़ते हैं कि इसमें थीम क्या है, इस पूरे क्वेश्चन की थीम क्या है। तो पूरे क्वेश्चन की थीम है सामाजिक पुनर्निर्माण। अगर हम इसको समझ गए तो फिर हम पूरे क्वेश्चन को समझ गए और हम इसका आंसर अच्छे से लिख पाएंगे। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना है सामाजिक पुनर्निर्माण क्या है। तो जब सोशियोलॉजी की शुरुआत हुई थी, जब समाजशास्त्र विषय का उद्भव हुआ, जब समाजशास्त्र विषय का विकास हुआ, जब इसका जन्म हुआ, तो उस समय परिस्थितियाँ कैसी थी। ये यूरोप में इसका जन्म हुआ और यूरोप में उस समय परिस्थितियाँ बहुत ही उथल पुथल वाली व्यवस्था थी, बहुत ही अव्यवस्था, अराजकता जैसा माहौल हुआ था। क्यों? क्योंकि परिवर्तन बहुत ही तेज़ी से हो रहा था। औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी और फ्रांस की क्रांति भी शुरू हो गई थी। धीरे धीरे लोग वैज्ञानिक होते जा रहे थे। तो ये जो परिवर्तन हो रहा था वो यूरोप को एक संक्रमण की स्थिति में ला दिया था। तो उस समय अगस्ट काम्टे, जो कि हमारे सब्जेक्ट के जनक भी हैं, तो इनके जो गुरु थे सेंट साइमन, उनके दिमाग में आया कि हम इस विषय पे चर्चा करें, हम इस विषय को समझें कि आखिर ये परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्या कारण है, इसे कैसे रोका जा सकता है, क्या हम इसके कारण को वैज्ञानिक तरीके से समझ सकते हैं। तो उसी को आगे काम बढ़ाते हुए काम्टे जो है अध्ययन जब प्रारंभ करे तो ये उस अव्यवस्था को फिर से व्यवस्था में बदलने के लिए पुनर्निर्माण की बात करते हैं कि कैसे समाज को वापस व्यवस्थित किया जा सके। तो ये जब पुनर्निर्माण की बात करते हैं तो पुनर्निर्माण का मतलब हुआ कि समाज की व्यवस्था, जो समाज में व्यवस्था है उसको वापस व्यवस्थित किया जाए, उसको वापस व्यवस्थित किया जाए और फिर उसका पुनर्निर्माण हो जाएगा। ठीक है। तो जो भी उस समय के समस्या थे उस पे इनका मानना था कि हमें जो है नैतिकता को फॉलो करना चाहिए। और अगर हम नैतिक तरीके से चीज़ों को देखें, जैसे कि इन्होंने मानवता के धर्म की भी बात करे हैं कि जब व्यक्ति नैतिक होता है, जब व्यक्ति के अंदर मानवता की भावना आती है तो फिर चीज़ें वापस सही होने लगती हैं, व्यवस्थाएं फिर से बनने लगती हैं और समाज पुनः व्यवस्थित हो जाता है।
तो पुनर्निर्माण अगर आता है तो आप लोग इतना अपने शब्दों में बता लीजिएगा कि ये जो है ऐसी परिस्थितियां बनी थी, उनको व्यवस्थित करने के लिए इन्होंने पुनर्निर्माण के बारे में सोचा या पुनर्निर्माण शब्द का प्रयोग किया। क्योंकि देखिए जो मैं बात बोली हूँ इसमें दिख रहा है कि फ्रांस औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप पूरे यूरोप में सामाजिक मूल्यों का पतन, जो वैल्यूज़ थे उनका पतन हो रहा था और नवीन सामाजिक मूल्यों का जन्म हो रहा था। ऐसी स्थिति में समाज की रचना की आवश्यकता महसूस करने लगे। तो ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि वो संक्रमण की स्थिति चल रही थी ना, तो संक्रमण की स्थिति के कारण ऐसा हो रहा था। तो इसमें ये बता रहे हैं कि नवीन सामाजिक मूल्यों को उसमें जोड़ा जाए, समाज को फिर से व्यवस्था किया जाए, जो भी समस्याएं हैं, जो भी सामाजिक समस्याएं हैं उनका वास्तविक आधार ज्ञात किया जाए। क्योंकि समस्या क्यों हो रही है? क्योंकि वास्तविक आधार का ज्ञान ही नहीं है। तो इसीलिए अब हम पुनर्निर्माण नहीं कर सकते हैं, हमें उन समस्याओं का ज्ञान होना चाहिए और इसके लिए हमें प्रत्यक्षवाद विधि का प्रयोग करना चाहिए। किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? प्रत्यक्षवाद विधि का। ठीक है, प्रत्यक्षवाद विधि का मतलब है कि वैज्ञानिक तरीके से सोचा जाए, देखा जाए और किया जाए। यानी कि वैज्ञानिक का क्या मतलब होता है? कार्य और कारण दोनों में तर्क हो, मतलब दोनों में संबंध हो। ऐसा नहीं है कि कार्य और कारण दोनों अलग अलग हो। परिणाम मतलब कारण कुछ और है, परिणाम कुछ और निकल रहा है, कार्य कुछ और हो रहा है, परिणाम कारण कोई और बन रहा है। जब ऐसा नहीं होता है तो फिर हम उसको वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवाद कहते हैं। तो इन्होंने बताया कि सामाजिक पुनर्निर्माण योजना में सामाजिक सुधारों एवं प्रगति के विभिन्न क्षेत्रों, कारकों, प्रणालियों पर विस्तृत प्रकार नहीं, आप लोगों को मैं जो है बता रही हूँ कि इन्होंने कैसे पुनर्निर्माण की बात की। तो इनका ये कहते हैं कि प्रगति, शिक्षा, मानवता का धर्म, परिवार, विवाह, स्त्रियों की स्थिति, धर्म आदि का विस्तृत उल्लेख करके ये बताते हैं कि अगर इन जगहों पे हम काम करें, इन टॉपिक्स पे अगर हम काम करें, इनको व्यवस्थित करें तो पूरा समाज व्यवस्थित हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा? तो ये होगा जब हम बौद्धिक, भौतिक एवं नैतिक प्रगति करें, जिसमें ये बौद्धिक को इम्पोर्टेंट देते हैं और नैतिक को इम्पोर्टेंट देते हैं। देखिए भौतिक तो ज़रूरी है ना, क्योंकि भौतिक संसाधन नहीं रहेंगे, भौतिकता नहीं रहेगा तो मानव एक सामाजिक प्राणी है, उसको सर्वाइवल में दिक्कत होगी। तो भौतिक चीज़ें तो रहनी ही चाहिए, यही तो संसाधन है जिसके मतलब आधार पे व्यक्ति जीवित है और समाज में सरवाइव कर रहा है। क्योंकि अगर हमारे पास खाने का सामान नहीं रहे, हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं रहे, हमें जो भी भौतिक सुख सुविधाएं मिल रही हैं वो ना रहें तो सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो ज़रूरी है, लेकिन इसके अलावा जब हम बौद्धिक रूप से आगे बढ़ते हैं, जैसे कि पहले क्या था कि मनुष्य जो है बहुत सारे ईश्वर को मानता था, उसको हम धार्मिक स्तर कहते हैं कि वो ये मानता था कि हर चीज़ में ईश्वर है। चाहे इस पेन की बात करें, पेन लिख रहा है तो इसका मतलब कि इसके अंदर कोई शक्ति है, कोई भगवान है तभी ये लिख रहा है। अगर ये पेज चेंज हो जा रहा है इसका मतलब कि इसके अंदर भी कोई भगवान है तभी ऐसा हो रहा है। उसके बाद से फिर आता है कि हम ये मानने लगते हैं कि नहीं, कोई ईश्वर नहीं है, मतलब एक शक्ति है जो कि सारे कार्यों को कर रही है, एक अमूर्त शक्ति है जो कि इन सारी चीज़ों को कर रही है और वही पूरे संसार को, पूरी सत्ता को चला रही है। उसके बाद से फिर आता है नैतिक
यहाँ पे वैज्ञानिक भी आ जाता है इसी में कि अब हम प्रत्यक्षवाद की तरफ चलने लगते हैं, हम नैतिक होने लगते हैं, हमारे अंदर ह्यूमैनिटी आने लगती है, मानवता आने लगती है, और इस तरीके से हम वापस फिर से व्यवस्थित होने लगते हैं। ये बताते हैं कि हमारे अंदर नैतिक प्रगति या फिर बौद्धिक प्रगति क्यों संभव है, कैसे हम ये सब कर लेते हैं, कैसे हम सोच सकते हैं कि पुनर्निर्माण हो जाए। ऐसा कोई जानवर तो नहीं सोच सकता है, ऐसा एनिमल्स तो नहीं सोच सकते हैं ना कि हम लोग पुनर्निर्माण कर लें अपने समाज का। ऐसा हम ही लोग सोच सकते हैं, मनुष्य ही सोच सकता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ही ऐसा एकमात्र प्राणी है जो बिना प्यास के, देखिए अगर आप लोग ऐसा कोटेशन डाल दें, जैसे कि एक रोमन कहावत है, अगर आप लोग ऐसा कोटेशन डाल दें तो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया कहा जाएगा और आपको एक अच्छा नंबर प्राप्त हो सकता है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो बिना प्यास के पानी पीता है और प्रत्येक ऋतु में प्रेम करता है। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि कोई जानवर है, वो पानी तभी पीता है जब उसे प्यास लगती है, और हमें पता है कि नहीं, दिन भर में हमें इतना पानी पी लेना चाहिए, तो हम पानी पीते हैं। उसको विभिन्न रूपों में, जरूरी नहीं है कि पानी के ही रूप में ले, लेकिन पानी इंटेक करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे लिए पानी ज़रूरी है। हम प्यास का इंतज़ार नहीं करते हैं कि जब हमें प्यास लगेगी तभी हम पानी पिएंगे। और उसी तरीके से ऋतु में भी है कि प्रत्येक जो भी एनिमल्स हैं तो उनका एक समय होता है जब रिप्रोडक्शन का कार्य करते हैं, लेकिन मनुष्यों में ऐसा नहीं होता है। मनुष्य जो है हमें उसके अंदर प्यार की भावना, इमोशंस हमेशा होते हैं। वो किसी एक ऋतु का इंतज़ार, किसी मौसम का इंतज़ार नहीं करता है। तो जब हम नैतिक हैं, जब हम संवेदनशील हैं, हमारे अंदर प्रेम की भावना है, तो फिर हम समाज का पुनर्निर्माण तो कर सकते हैं ना। और पुनर्निर्माण के लिए इन्होंने क्या क्या बताया है? पुनर्निर्माण के लिए बताए हैं कि हम बौद्धिक स्तर पे एक तो काम करें कि हम बौद्धिक हों और नैतिक हों, ह्यूमैनिटी हमारे अंदर आए। तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं क्योंकि हम मानव हैं, और मानव एक सामाजिक प्राणी है और विवेकशील है। उसके बाद से ये कहते हैं कि जब परिवार और स्त्रियों की स्थिति को भी सुधारा जाए तब भी हम पुनर्निर्माण कर सकते हैं, तब भी हम व्यवस्था को चेंज कर सकते हैं। तो ये काम्टे जो है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है कि परिवार को समाज की मौलिक इकाई किसने कहा है? तो परिवार को समाज की मौलिक इकाई काम्टे बताते हैं। हाँ, तो ये कहते हैं कि परिवार समाज की मौलिक इकाई है। परिवार में ही बच्चे जन्म लेते हैं, वहीं पे उनका समाजीकरण होता है। जो भी वो सीखते हैं, चाहे वो बौद्धिक रूप से या सामाजिक रूप से, ये सब कुछ वो परिवार में ही सीखते हैं। और परिवार के सेंटर में कौन होता है? महिलाएं होती हैं। परिवार अच्छा होगा या बुरा होगा, परिवार के बच्चे अच्छी चीज़ें सीखेंगे या बुरी चीज़ें सीखेंगे, वो नैतिक आचरण को फॉलो करेंगे या आपराधिक आचरण की तरफ जाएंगे, ये सब कुछ परिवार की महिला पे निर्भर करता है। ऐसा कौन मानता है? ऐसा काम्टे मानते हैं। तो ये और क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कि स्त्रियां जो है पूरा परिवार चूंकि स्त्रियों पे ही निर्भर करता है, तो ये स्त्रियां, अगर स्त्रियों की स्थिति अच्छी रहे तो वो जो है समाज को नैतिक निर्देश दे सकती हैं, महिलाएं दे सकती हैं। क्यों? क्योंकि समाज की मौलिक इकाई परिवार होता है, परिवार की सेंटर महिलाएं होती हैं। महिलाएं चाहें तो पूरे समाज को सही दिशा निर्देश दे सकती हैं, वो चाहें तो पूरे समाज को एक अनैतिक और अविचलित आचरण की तरफ भी लेके जा सकती हैं। कैसे करती हैं वो लोग? कभी पुत्री के रूप में, पत्नी के रूप में और माँ के रूप में।
तो इसलिए स्त्रियों की स्थिति पे भी निर्भर करता है कि हमारा समाज कहाँ जाएगा। क्योंकि अगर महिलाओं की स्थिति अच्छी रहेगी, अगर वो पढ़ी लिखी रहेंगी, तभी तो वो दिशा निर्देश भी देंगी, तभी तो वो समाज को आगे लेके जा भी पाएंगी। अगर वो खुद अशिक्षित हैं, अगर वो खुद ही दूसरे पे डिपेंड हैं, उनको वो सारी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही है जो एक मानव प्राणी को मिलना चाहिए, तो क्या वो दिशा निर्देश कर पाएंगे। तो इसलिए स्त्रियों की स्थिति पे भी चर्चा करते हैं कि उनकी स्थिति भी सही होनी चाहिए। ये एक कारण है जहाँ से पुनर्निर्माण हो सकता है। और ये है मानवता का धर्म। मानवता के धर्म के नाम पे बताते हैं कि मानवता के धर्म में ऊंच नीच, भेदभाव, अपने पराये, जाति प्रजाति आदि भावनाओं का कोई स्थान नहीं होगा। जब ऐसी चीज़ें होंगी कि सब नैतिक होते जाएं, सबके अंदर मानवता का विकास हो, सब बौद्धिक रूप से विकसित हों, सब विवेकशील हों, महिलाएं एक अच्छी स्थिति में हों, परिवार को एक अच्छा दिशा निर्देश दे रही हों, तो तब क्या होगा? एक ऐसा समाज बनेगा, एक ऐसा मानवता का धर्म आएगा जहाँ पे ऊंच नीच, भेदभाव, अपने पराये, जाति प्रजाति आदि भावनाएं नहीं रहेंगी। क्या मेन रहेगा? मानवता। यानी कि जो ह्यूमन है, हम ह्यूमन हैं, हम मानव हैं, और हम किसकी इज्जत करेंगे, हम किसका ख्याल रखेंगे, हम किसके बारे में सोचेंगे, हम किसको आगे बढ़ाएंगे? तो मानव को, ना कि अपने धर्म को, ना कि सिर्फ अपनी संस्कृति को, ना कि सिर्फ अपनी जाति को, बल्कि हम सबको लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम विवेकशील हो गए हैं, हम संवेदनशील हो गए हैं, हम नैतिक हो गए हैं, हमारे अंदर मानवता का जन्म हो गया है, मानवता का उदय हो गया, मानवता का विकास हो गया है। ठीक है। अब ये बताते हैं कि इस समय मानवता को ही व्यक्ति अपनी सेवा समझेगा, और मानवता के धर्म में जो है ना कुछ पुरोहित होंगे, और ये पुरोहित कोई पंडित या चर्च के पादरी नहीं होंगे, बल्कि ये पुरोहित जो है वैज्ञानिक होंगे, कलाकार होंगे और समाज शास्त्री होंगे, जो लोगों को उपदेश देने, विज्ञान की शिक्षा देने, औद्योगिक व अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों की मध्यस्थता करने का कार्य करेंगे। और ये पुरोहित नैतिक शक्ति से ही समाज को परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे। देख रहे हैं आप लोग विकास किस तरीके से हो रहा है। कहाँ हम जो है पूरी तरीके से धार्मिक थे, किस राजाओं का जो भी था राजतंत्र, उसका बोलबाला था कि जो भी राजा है, शासक है, वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, वो जो कह रहा है वही सत्य है, वो जो कह रहा है उसको फॉलो करना हमारे लिए ज़रूरी है। जो चर्च के पादरी हैं वो भी ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, उनकी बात मानना हमारे लिए ज़रूरी है। वो कुछ भी कह रहे हैं वो सत्य है। लेकिन जैसे जैसे हम विवेकशील होते गए, हम संवेदनशील होते गए, हमारे अंदर बौद्धिक विकास हुआ, हमारे अंदर मानवता का उदय हुआ, स्त्रियों की स्थिति अच्छी हो गई, तो फिर हम कहाँ जाने लगे? हम मानवता के धर्म की तरफ जाने लगे। हमारे अंदर से भेदभाव, अपना पराया, जाति प्रजाति ये सब खत्म होने लगी, और हम जो है जो कल तक एक दूसरे देशों से झगड़ा हो रहा था उसमें हम मध्यस्थता करने की स्थिति में आ गए। और जो चर्च के पुरोहित थे, जो पंडित थे, जो भी धार्मिक कर्मकांड कर रहे थे, उन सब का अब अस्तित्व धीरे धीरे धूमिल होने लगा। और किसका अस्तित्व सामने आने लगा? तो मानवता का, प्रेम का, सद्भाव का, सहानुभूति का, व्यवस्था का, प्रगति का, जन सेवा और जन कल्याण, ये सब जो है सामने आने लगे। यही मानव का धर्म बन गया। ठीक है। इसी को उन्होंने पुनर्निर्माण की स्थिति बताई है। इसी को उन्होंने सामाजिक पुनर्गठन शब्द आए तब भी और सामाजिक पुनर्निर्माण शब्द आए तब भी। आपको आंसर इसी तरीके से लिखना है। ठीक।
चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। तर्क संगत एवं अतर्क संगत क्रियाओं में भेद कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि तर्क संगत अतर्क संगत क्रियाओं की चर्चा किसने किया है। तो ये किए हैं पैरेटो। तर्क संगत और तर्क संगत क्रियाओं की चर्चा किसने की है? पैरेटो किए हैं। और ये बताते हैं कि मूल रूप से क्रियाएं दो तरीके की होती हैं, एक होती है तार्किक और एक होती है अतार्किक। तार्किक क्रियाओं को इन्होंने वस्तुनिष्ठ बोला है और अतार्किक क्रियाओं को व्यक्तिनिष्ठ बोला है। क्यों? क्योंकि जो तार्किक क्रियाएं होती हैं वो वैज्ञानिक होती हैं, उसमें कार्य कारण के बीच में संबंध पाया जाता है। लेकिन जो क्रियाएं अतार्किक होती हैं वो व्यक्तिनिष्ठ होती हैं, वो उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से सही होता है, ना कि वो कार्य कारण के दृष्टिकोण से या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो इसीलिए इन्होंने क्रिया को दो भागों में बांटा है। जनरली ये देखने को भी तो मिलता है कि क्रियाएं दो तरीके की होती हैं, कुछ तार्किक होती हैं, कुछ अतार्किक होती हैं। जो अतार्किक होती हैं वो व्यक्तिनिष्ठ होती हैं, जो तार्किक होती हैं वस्तुनिष्ठ होती हैं। व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या हुआ? तो वस्तुनिष्ठ का तो मतलब यही हुआ कि जब कार्य कारण दोनों उसमें संबंध बनते हो तो हम उसको वस्तुनिष्ठ कहेंगे, जिसका कि कितनी बार भी निरीक्षण परीक्षण किया जाए और बार बार रिजल्ट वही आए तो उसे हम वस्तुनिष्ठ कहते हैं। और व्यक्तिनिष्ठ किसे कहते हैं? तो व्यक्तिनिष्ठ हम कहते हैं जब हम अपने तर्क देते हैं, वो सही है गलत है वो बाद की बात है, हम अपने तर्क देते हैं और अपने तर्कों से उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं कि यही सही है, तो वहाँ पे वो व्यक्तिनिष्ठ हो जाता है। तो मेरे दृष्टिकोण से सही है ना, जरूरी तो नहीं है कि दूसरे के दृष्टिकोण से भी वो चीज़ें सही हो। अब इसको हम लोग जो है ये उदाहरण देते हैं, हम उसके आधार पर समझते हैं कि देखिए कहते क्या हैं। तो ये बताते हैं कि जैसे कि कोई वैज्ञानिक है अपने लैब में काम कर रहा है, ठीक। तो जब वो लैब में कोई काम कर रहा है तो वो उसके पास तर्क है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं ये प्रयोग जो कर रहा हूँ अगर मैं इसको बार बार भी करूँगा तो भी यही रिजल्ट आएगा जो कि अब आ रहा है। और इसमें जो है हम जो भी एलिमेंट्स मिला रहे हैं, जो भी पदार्थ मिला रहे हैं, वो कितने कितने मात्रा में है, ये परिवर्तन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और कितनी बार करने पे सेम आएगा, क्या यह किसी भी स्थिति में मतलब कि अगर हम इसको यूरोप में करें तो क्या तब भी रिजल्ट यही आएगा, क्या हम इसको ले जाके एशिया में करें तब भी रिजल्ट यही आएगा। तो वो ये इस तर्कों पे वो खरा उतर सकता है वैज्ञानिक। लेकिन वहीं पे एक जादूगर है और वो जादू दिखा रहा है, तो वो क्या तार्किक माना जाएगा? क्या मतलब वो तर्क के आधार पे उसे सिद्ध कर सकता है? नहीं सिद्ध कर सकता है। वो उसके रीजन है, वो जान रहा है कि वो ऐसा क्या कर रहा है कि लोग जो है वहाँ पे जो खड़े हैं वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, उन्हें सच समझ में आ रहा है कि नहीं ये जो भी हो रहा है वो सच हो रहा है। लेकिन सच तो यही है कि किसी इंसान को आप मुर्गा मुर्गी कैसे बना सकते हैं? क्या पॉसिबल है? तब तो फिर आप तो भगवान बन गए। जब तो फिर वैज्ञानिक इतने दिन से इतने शोध क्यों कर रहे हैं? तब तो हम किसी को कुछ भी बना दें। फिर हमें तो जैसे कि हम कितने सारे स्पाई भेजते हैं अपने दुश्मन देशों में कि ताकि वहाँ जाके पता करें कि कैसे क्या हो रहा है। तो हमें किसी को भेजने की, किसी को ऐसे जान खतरे में डालने की क्या ज़रूरत है? फिर हम किसी को भी मुर्गी बना के भेज दें, मुर्गा बना के भेज दें, भालू बना के भेज दें, और वो जो है वहाँ जाए और कुत्ता बना के भेज दे, घूमे गलियों में सब पता करके आ जाए और हमारा काम हो जाएगा। लेकिन जो है ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो रियल नहीं है, वो तार्किक नहीं है। ये जो है इसके लिए यही जो है उदाहरण देते हैं, इसी आधार पे समझाते हैं। और आप भी जो है ऐसे ही उदाहरण दे के समझाइएगा। ये तो मैं जादू दिखाने वाली क्रिया के बारे में बता दिया कि हाँ ये जादू दिखाने वाली क्रिया तर्क संगत नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है। ये जादू इसलिए तार्किक नहीं है क्योंकि ये व्यक्तिनिष्ठ है, ये उसका खुद का तर्क है कि ये सही है, बाकी उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही नहीं कहा जा सकता है, ठीक। अब देखते हैं आगे क्या है।
हाँ, तो ये बताते हैं कि हम क्रिया को तार्किक अतार्किक अन्य आधारों पे भी कैसे समझ सकते हैं कि ये तार्किक है कि अतार्किक है। तो उसके दो कारण और बताते हैं कि जब जो है लक्ष्य और साधन, जब लक्ष्य और साधन में तार्किकता हो तो फिर जो है हम उसको तार्किक क्रिया कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को एमए का पेपर देना है और आप लोग जो है या तो अपनी बुक पढ़ रहे हैं या फिर जो ये सीरीज आते हैं उसमें से कोई आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको अच्छा नंबर ले आना है। तो ये क्रिया कैसी हुई? ये तार्किक हुई, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है कि पेपर देना। पेपर देने के लिए क्या चाहिए कि आप उस सब्जेक्ट का अध्ययन करें। कैसे करें कि क्वेश्चन देखें कि पिछले क्वेश्चन कैसे आए थे और इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे आंसर लिखेंगे। तो ये जो इस तरीके की क्रिया को हम तार्किक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जब लक्ष्य यानी कि जो आपका टारगेट है उसी को हम साध्य भी कहते हैं। तो जो आपका टारगेट है और उसी के अनुरूप आपने साधन को भी चुना है तो इसको हम तार्किक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताते हैं कि मनुष्य चूँकि एक सामाजिक प्राणी है तो वह अन्य व्यक्तियों से भी संबंध स्थापित करता है, अंतःक्रिया करता है ताकि उसकी आवश्यकताएं पूरी हो सके और वो तार्किक साधनों का प्रयोग करता है। जैसे कि आप लोग को पेपर देना है और आप लोग कोई ऐसा वीडियो खोज रहे हैं जिसमें कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाए उसको कोई एलेबोरेट कर रहा हो, कोई समझा रहा हो, कोई जो है शब्दों को तोड़ के बता रहा हो कि ऐसे आएगा तो आप कैसे लिखेंगे, और उस समय आप लोगों को ये वीडियो दिख जा रहा है। तो फिर ये क्या हुआ, जो हमारी अंतःक्रिया हुई, आप समाज में ही तो हैं, तो ये आपने वीडियो देखा, आपकी आवश्यकता थी, आप ढूंढ रहे थे, फिर ये वीडियो सामने आया तो हमारी अंतःक्रिया हुई, क्योंकि जो आपकी ज़रूरतें थे वो ये संस्था फुलफिल कर रहा है। तो इससे क्या हुआ कि हम अंतःक्रिया के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और समाज में ही हमें जो है वो तार्किक साधन भी मिल जाते हैं जिनसे कि हम अपनी इन आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं। ठीक है, बता रहे हैं कि साधन जो है वो मानवीय क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार जो मानवीय क्रियाएं साध्य और साधन के सामंजस्य पर आधारित है उन्हें पेरेटो ने तार्किक क्रिया माना है। यही जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ यही चीज़ें इसमें है। तो आप अगर इसको समझ गए तार्किक क्रिया किसे कहते हैं, अतार्किक क्रिया किसे कहते हैं, वस्तुनिष्ठ क्या होता है, व्यक्तिनिष्ठ क्या होता है, लक्ष्य और साधन के बीच में तर्क संगतता क्या होती है, बस आप लोग इस आंसर को कंप्लीट कर लेंगे और अच्छे नंबर भी ले आएंगे। चलिए आगे देखते हैं कि अगला हमें क्या पढ़ना है। तो अब हम आ गए तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि काम्टे द्वारा यानी कि अगस्ट काम्टे द्वारा प्रतिपादित 3 स्तरों के नियम की विवेचना कीजिए। तो अभी हम आप लोग को बता रहे थे कि इन्होंने जो है धर्म समाज के विकास के बारे में, उद्विकास के बारे में जब बताया है तो ये बता रहे थे कि पहले जो है लोग धर्म को मानते थे, धर्म का बोलबाला था। फिर उसके बाद से तात्विक स्थिति आई जहाँ पे हम अमूर्त शक्ति पे विश्वास करने लगे। फिर उसके बाद से प्रत्यक्षवाद आया जहाँ पे हम वैज्ञानिक होने लगे। तो उन्हीं 3 स्तरों की यहाँ पे चर्चा करनी है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख देंगे कि ये सिद्धांत जो है काम्टे का, ये सिद्धांत जो 3 स्तरीय सिद्धांत है ये अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में इसका उल्लेख करते हैं। 3 स्तरीय जो नियम है उसका उल्लेख ये कहाँ करते हैं, तो अपने प्रसिद्ध पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में। और ये बताते हैं कि ये ही जो है नियम समाज शास्त्र का आधार है। इसी नियम के अनुसार हम मानव के बौद्धिक विकास के
स्तर की चर्चा कर सकते हैं। मतलब इन्हीं आधारों पे बौद्धिक विकास, मानव के बौद्धिक विकास हुआ है, इन्हीं स्तरों से गुजर के मानव का बौद्धिक विकास हुआ है। और हम आज जो है प्रत्यक्षवाद की एरा में हैं। तो पहला क्या है, धार्मिक स्तर। तो धार्मिक स्तर में क्या क्या पाई जाती है, और तात्विक में और प्रत्यक्षवाद में, ये मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। बाकी आप लोग जो है ये सीरीज अगर आप लोगों के पास है तब भी ठीक, नहीं है तो आप लोग मेरी बात सुन लीजिए और एक कहानी दिमाग में, एक पिक्चर बना लीजिए और उसी तरीके से आप लोग वहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या है धर्मशास्त्रीय। तो धर्मशास्त्रीय जो है धार्मिक स्तर, इसको धर्मशास्त्रीय या काल्पनिक स्तर भी कहते हैं। इसको हम काल्पनिक स्तर क्यों कहते हैं, क्योंकि शुरुआत में जब मानव थोड़ा थोड़ा जो है उसका बौद्धिक विकास होने लगा था, तो फिर वो जो है किसी भी वस्तु के पीछे किसी ईश्वर को मानता था। मतलब हर चीज़ में वो मानता था कि इसमें भी कोई जीव है, इसमें भी कोई जीव है। जैसे कि बारिश हो रही है, ठीक है, तो बारिश हो रही है तो दिमाग में आता था कि आकाश जो है हमसे नाराज़ हो गया है, वो गुस्से में है, इसलिए जो है वो पानी बरसा रहा है। या फिर ये कि आकाश जो है दुखी है, वो रो रहा है, इसलिए आंसू गिर रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें, जैसे कि बादल गरज रहा है, तो इसका मतलब कि ईश्वर जो है नाराज हो गया है। कौन सा ईश्वर, एक ईश्वर नहीं, आकाश वाला ईश्वर नाराज हो गया है और वो बहुत तेज़ी से गरज रहा है, बहुत तेज़ी से हम लोग के ऊपर चिल्ला रहा है। तो जब हम हर चीज़ में, नदी में, नाले में, हर जगह हम मानते हैं कि ये भी एक प्राणी है, ये भी एक प्राणी है, तो सब में ईश्वर का वास है, तो इस स्थिति को हम काल्पनिक या धर्मशास्त्री कहते हैं। काल्पनिक ही तो हुआ, हम कल्पना ही तो कर रहे हैं, देख तो नहीं रहे ना कि नदी नाले में भी कोई प्राणी रह रहा है, कोई ईश्वर रह रहा है। मान लीजिए कि कोई नाला ऐसे बह रहा है, ठीक है, उसमें खूब सारा पानी है और ये जो है मौसम है जुलाई का। अब जो है फिर क्या होता है कि धीरे धीरे बारिश का मौसम ख़त्म हो जाता है और अक्टूबर के महीने आते आते इसका पानी ख़त्म हो गया। तो इसका जब पानी ख़त्म हो गया है, नाला सूखने लगा, तो फिर हम क्या मान रहे हैं कि ये नाला जो है हमसे नाराज़ हो गया है, ये नाला देवता हमसे नाराज़ हो गए हैं, इसीलिए अपने पानी को ये सोख गए और अब हम लोग इनके पानी का उपयोग नहीं कर पाएंगे। फिर हम क्या करते हैं कि उसी नाले की पूजा करना शुरू कर देते हैं। रोज़ ले जाकर उसमें चावल, तो किसी दिन कुछ लाल कपड़ा, तो कभी जाके हम वहाँ पे हाथ जोड़ रहे हैं, इस तरीके की क्रिया कर रहे हैं। जब हम ये क्रिया जो है लंबे समय तक कर रहे हैं, तो फिर 3-4 महीने बाद जो है बारिश हो गई। तो जब बारिश हो गई तो यहाँ पे पानी आ गया। फिर हमें क्या लगा कि अरे नाला जो है, जो भगवान है वो मान गए हैं और फिर से पानी यहाँ पे आने लगा। ऐसे ही जो है हम मौसम बदल रहा है, उसके लिए भी कर सकते हैं कि तेज़ धूप होने लगी, फिर हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हम सूरज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा ना करिए, आप जो है गर्मी को कम करिए, हम लोगों को तकलीफ़ हो रही है, आप जिस बात से भी नाराज़ हैं आप नाराज़ ना होइए। हम रोज़ उनको जल अर्पित कर रहे हैं, रोज़ हम उनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें जब कर रहे हैं तो ये सब कल्पना ही तो है, हम देख तो नहीं रहे हैं ना कि ये हो रहा, मतलब कोई है, लेकिन चीज़ें फिर जो है बदल भी रही हैं कि हाँ चेंज हो जा रहा है। तो इसको हम धर्मशास्त्री कहते हैं, जब हर जगह पे हम यही मानते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। हाँ, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे कि कैसे इस चीज़ को बताते हैं। तो हम क्या बता रहे थे, हम यहाँ तक की कहानी आप लोगों को समझा दिए हैं। जैसे कि मनुष्य बिजली को चमकते या फिर
बादलों को गरजते, पेड़ पौधों को उगते फलते फूलते देखता है तो उसे किसी अलौकिक शक्ति की कल्पना करता है। ठीक है, अब हम आते हैं जीवित सत्तावाद, यानी कि प्रत्येक वस्तु में जीवन है। यही मैं आप लोगों को बता रही थी कि जब धार्मिक स्तर वाला लिखिएगा आप लोग तो उसमें एक जो है क करके यही लिख दीजिएगा कि जीवित सत्तावाद, यानी कि प्रत्येक वस्तु में हम मानते हैं कि कोई ना कोई जीवित सत्ता है जो कि उसको ड्राइव कर रही है। जैसे कि पौधे बड़े हो रहे हैं मतलब कोई जीवित सत्ता है, पानी बह रहा है मतलब कोई जीवित सत्ता है, हवा चल रही है मतलब कि कोई जीवित सत्ता है। कुछ भी अगर हमें जो है परिवर्तित होते हुए दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब कि वो जीवित सत्ता उसके अंदर है और उसी से वो ड्राइव हो रहा है। अब आते हैं हम बहुदेववाद। बहुदेववाद में क्या करते हैं कि हम विभिन्न देवी देवताओं को मानने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जो है प्रत्येक मतलब वस्तु में ईश्वर ना मान के हम ये मानते हैं कि बहुत सारे देवी देवता हैं जो कि इस पूरी धरती को चला रहे हैं। उन्हीं के जो है योजना से, उन्हीं के कृपा से ये पूरी व्यवस्था चल रही है। यानी कि अब जो है हर वस्तु में देवता ना मान के हम किसी एक वस्तु में मानने मतलब कुछ वस्तुओं में मानने लगे हैं, जो कि हमें लग रहा है कि नहीं ये परिवर्तन तो अपने से नहीं हो सकता, ये परिवर्तन तो पक्का किसी ईश्वरीय शक्ति के द्वारा ही हो रहा है। तो हम उन वस्तुओं में मानने लगे कि यहाँ पे ईश्वर निवास करता है। फिर आता है एकेश्वरवाद। अब यहाँ पे मनुष्य क्या मानने लगा है कि प्रत्येक घटना का संचालन एक ही ईश्वर द्वारा हो रहा है। ठीक है, अब जो भी हो रहा है वो एक ईश्वर कर रहा है, इसीलिए यहीं से एक ईश्वरवाद की भावना का जन्म हुआ कि मनुष्य जो है अब बहुत सारे देवी देवताओं को मानना बंद करके, हर वस्तु में भगवान को मानना बंद करके, जीवित सत्ता को मानना बंद करके एक ईश्वर को मानने लगा कि कोई एक ईश्वर है जो कि इस पूरी धरती को चला रहा है, पूरी व्यवस्था को बना के रखे हुए है। अब आते हैं हम तात्विक स्तर पे कि तात्विक स्तर को हम दार्शनिक अवस्था भी कहते हैं, अमूर्त अवस्था भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि यह अवस्था धार्मिक या वैज्ञानिक अवस्था के बीच की है। मतलब इसके एक तरफ धार्मिक अवस्था है और दूसरी तरफ वैज्ञानिक अवस्था है। एक तरफ धार्मिक कैसे है, अभी हम आप लोग को बताए ना कि इसमें किस तरीके से वो प्रत्येक चीज़ में ईश्वर को मानते थे, फिर धीरे धीरे कुछ चीज़ों में मानने लगे, फिर उसके बाद से ये मानने लगे कि एक ही ईश्वर है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके पहले वाले में ही तो है, यही तो धार्मिक है। उसके बाद से आता है वैज्ञानिक अवस्था और बीच में कौन आता है, बीच में यही अमूर्त अवस्था आती है। तो ये बताते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क का विकास होने लगा और जो है उसके अंदर तर्क शक्ति की प्रवृत्ति बढ़ने लगी, तर्क शक्ति बढ़ने लगा और वो जो है प्रत्येक घटना के पीछे इस प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर की उपस्थिति को ना मान के वो ये मानने लगा कि कोई एक शक्ति है जो कि इस पूरे धरती को चला रही है। देखिए, देवता मानना और शक्ति मानना दोनों में अंतर है कि हम किसी जो है एक ऐसी मतलब प्राणी या मनुष्य की कल्पना कर रहे हैं जो कि इस धरती को चला रहा है। और जब हम ये मान लेते हैं कि एक अमूर्त शक्ति है, कोई पावर है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, हम छू नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो इस पूरी सत्ता को चला रही है, पूरी धरती को चला रही है। अब हम यहाँ पे ईश्वर से ऊपर उठ चुके हैं, हम भगवान मानने से ऊपर उठ चुके हैं। अब हम सत्ता पे विश्वास करने लगते हैं, शक्ति पे विश्वास करने लगते हैं। कैसी शक्ति? अमूर्त शक्ति। अब हम एनर्जी को फील करते हैं, अब हम उसके वाइब्रेशन को फील करते हैं कि अब जो है जो भी हो रहा है किसी एनर्जी के द्वारा हो रही है, किसी पावर के द्वारा ये हो रहा है, ना कि कोई भगवान चला रहे हैं। ठीक, ये हो गया हमारा तात्विक। अब हम आते हैं अगले पे। अब आता है प्रत्यक्षवादी
या वैज्ञानिक अवस्था। तो इसमें क्या होता है कि मनुष्य जो है धार्मिक और काल्पनिक विचारों को छोड़कर घटनाओं की व्याख्या तर्क और वैज्ञानिक आधार पर करने लगता है। इस अवस्था में मनुष्य जो है निरीक्षण वर्गीकरण के आधार पर घटनाओं को समझता है, तथ्यों को जानने का प्रयास करता है। जैसे कि पहले क्या था, बारिश हो रही है मतलब कि आकाश नाराज है। उसके बाद क्या हुआ कि बारिश हो रही है मतलब कि कोई एक अमूर्त सत्ता है जो कि बारिश करा रही है। अब क्या है, इस स्थिति में बारिश इसलिए हो रही है क्योंकि नीचे जो भी जल है, चाहे वो तालाब में हो, समुद्र में हो, कहीं पे भी हो, तो वो जल जो है सूर्य की रोशनी आ रही है धरती पे। तो जब सूर्य की रोशनी आ रही है तो ये वाष्पीकृत हो रहा है। कौन? जल। जल जो है वाष्प में बदल रहा है इसकी गर्मी से, और ये वाष्प उठ के ऊपर जा रहा है क्योंकि वाष्प हल्का होता है, तो ये वाष्प ऊपर जा रहा है। और सूरज की रोशनी जो है यहाँ के माहौल को तो गर्म कर रखी है, लेकिन जैसे ही ऊपर ये जो है वाष्प जाता है तो फिर वहाँ जाके ठंडा होने लगता है। और जो भी धूल कण हवा में सब छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं तो उनको जाके ये ऐसे ऐसे उन्हीं के चारों तरफ इकट्ठा होने लगता है। तो जब ये इकट्ठा होने लगता है तो फिर ये भारी होने लगता है। जब भारी होने लगता है तो हवा में ये अपने को बैलेंस बना के नहीं रख पाता है, बल्कि ये अपने भार के कारण से नीचे आने लगता है। तो जब ये नीचे आता है तो फिर यहाँ जो है टेम्परेचर ज़्यादा रहता है कि ये तुरंत पानी में कन्वर्ट हो जाता है और बारिश हो जाती है। अब हम यहाँ आ गए, कैसे? क्योंकि हम जो है अब वैज्ञानिक होने लगे हैं। अब हम चीज़ों का निरीक्षण वर्गीकरण करने लगे हैं, तथ्यों को वैज्ञानिक तरीके से समझने का प्रयास करने लगे हैं, उसके वास्तविक कारण को जानने की कोशिश करने लगे हैं। अब हम ये नहीं मानते हैं कि ये जो बारिश हो रही है वो किसी ईश्वर ने कराया है। ठीक, ये हो गया हमारा प्रत्यक्षवादी वैज्ञानिक अवस्था, यानी कि जिस भी घटना को हम अपनी आँखों से देख पाएँ, ठीक, आँखों से देखें, उसके कारण परिणाम को परीक्षण व निरीक्षण कर पाएं, तो फिर हम उसको जो है वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवाद कहते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ आ गए। आप लोग जो है इसी तरीके का उदाहरण दे के आप लोग बता दीजिएगा कि प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक अवस्था क्या होती है। ठीक, ऐसे अगर आप लोग वास्तव में लिखेंगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, और कोई दबाव नहीं दिमाग पे, आराम से कहानी सुनिए, पिक्चर बनाइए और जाके लिख के आ जाइए। तो इसमें वही सारी चीज़ें हैं जो कि अभी हम आप लोग को बताए हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये इसमें ये देख लीजिए कि ये क्या बताते हैं। ये बताते हैं कि ये जो तीनों अवस्थाओं पे हम लोग चर्चा करें हैं, तीनों अवस्थाओं पे, तो उसमें जो है व्यक्ति, समाज एवं बौद्धिक तथा सामाजिक जीवन पर यही लागू होता है। मतलब ऐसे ही विकास की प्रक्रिया चलती है। यह सभी अवस्थाओं से गुजरते हैं और विज्ञान की विभिन्न अवस्थाओं का विकास इन्हीं स्तरों से हुआ है। जो मैंने बताया है वही आप लोग को लिखना है, उसमें कुछ अलग नहीं है। ये अगर प्रकार बताए हैं तो हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि इन्होंने कैसे बताया है। हाँ, देखिए उसी चीज़ को इन्होंने ना यहाँ पे बुक्स में ऐसे बता दिया है एक एक करके। आप लोग भी क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए, वैसे अगर देखिए लघु है तो आप लोग को इतना कहानी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहानी पता इसलिए होनी चाहिए ताकि
अगर लॉन्ग में पूछ दे तो भी आप लोग लिख लीजिएगा। तो आप लोग उसको क्वेश्चन को आंसर को बढ़ाने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि धार्मिक या काल्पनिक अवस्था एक हेडिंग डाल दीजिए और उसके बाद से फिर उसके बारे में लिखते जाइए कि किस तरीके से हम जो है ईश्वर, हर जगह पे ईश्वर को मानते थे, राजा को भी ईश्वर का प्रतिनिधि समझते थे, पादरी को भी समझते थे, जो भी पुरोहित थे उन सबको समझते थे, और जो भी वो बातें कहते थे उनको हम लोग आंख बंद करके विश्वास करते थे क्योंकि हम उनको ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। उसके बाद से फिर आता है कि हमारे अंदर जो है राजनीतिक सत्ता अमूर्त अधिकारों, मतलब अब हम जो है राजनीतिक सत्ता को अमूर्त अधिकार के रूप में मानने लगे और दैवीय अधिकारों की समाप्ति हो गई। अब जो है हम क्या करने लगे, प्राकृतिक अधिकार पे चर्चा करने लगे। सेम वही चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे भी लिखना है कि हम जो है धीरे धीरे कैसे वैज्ञानिक होते गए, कैसे हम तार्किक होते गए, और हम जो है ईश्वर में भी मानते थे कि इसमें भी भगवान रह रहे हैं। अब हम उसको मानना छोड़ के हम अधिकारों की चर्चा करने लगे, हम नेचुरल जस्टिस की बात करने लगे। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि सामाजिक संगठन के वैधानिक पहलू विकसित होने लगे, यानी कि अब कानून की चर्चा होने लगी, सही क्या है गलत क्या है इसकी चर्चा होने लगी, निरंकुश सत्ता जो है घटने लगी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विचार प्रभावित होने लगते हैं। जब ऐसी स्थिति आती है, ये बता रहे हैं कि इस स्थिति में ऐसा क्या होता है, और समाज में पुरोहितवाद का विकास होने लगता है, यानी कि अब कोई एक होता है जो कि उसका नेतृत्व करता है। अब सिर्फ राजा नहीं होता है कि राजा जो कहे वही चीज़ें सही होने लगी। ये किस में है, दूसरे वाले स्तर में, जब हम जो है अमूर्त की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही हम तात्विक उसमें प्रत्यक्षवाद में पहुंचते हैं तो हमारे तर्क जो है बदल जाते हैं। जैसे हम वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी स्तर पे पहुंचते हैं तो जो है समाज का वैज्ञानिक विकास होने लगता है, इस समय औद्योगिक विकास होने लगता है, घटनाओं की व्याख्या वैज्ञानिक प्रणाली के आधार पर की जाने लगती है, विभिन्न प्रकार के प्रयोग और अनुसंधान किए जाने लगते हैं। मतलब ये सब कुछ जो वर्तमान में हो रहा है, आप लोग इसको ये दिखा सकते हैं कि इस समय अनुसंधान होता है, अन्वेषण होने लगता है, मानवता धर्म का विकास होता है, समाज में बौद्धिक, भौतिक, नैतिक शक्तियों का उत्तम समन्वय पाया जाता है, और मानव सभ्यता के विकास का श्रेष्ठतम स्तर होता है। ठीक, यही आप लोग का आंसर है। तो आप लोग जो मैं बताई हूँ आप लोग उसको एज इट इज़ क्रम से लिखते जाइएगा। आप लोग को क्वेश्चन भी समझ में आ गया है, आंसर भी समझ में आ गया होगा, और आप लोग को इसी तरीके से लिखना है, क्योंकि आप लोग शब्दशः तो कुछ भी याद नहीं कर सकते हैं। बस आप लोग ध्यान इस बात पे दीजिए कि कांट कहे क्या है, या फिर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो लेखक ने कहा क्या है, थिंकर्स ने सोचा क्या है, उनका जो आंसर है वो किस आधार पे है, जो उन्होंने थ्योरी दी थी उस थ्योरी का आधार क्या था, उस सिद्धांत का आधार क्या था। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। चौथे क्वेश्चन पे हम आ गए। यहाँ पे जो है हम उद्विकास पे चर्चा करेंगे कि उद्विकास क्या है, और हर्बर्ट स्पेंसर इसके बारे में बताते हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर उद्विकास के विचार बारे में क्या विचार प्रकट करते हैं, इस पे हमें चर्चा करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि उद्विकास का प्रयोग हम सामाजिक परिवर्तन की जब बात करते हैं तब करते हैं, क्योंकि परिवर्तन दो तरीके से होता है, नहीं तीन तरीके से होता है। एक होता है रेखीय, एक होता है बहुरेखीय, और एक होता है चक्रीय। यानी कि परिवर्तन एक तो ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, एक होता है बहुरेखीय, और एक होता है चक्रीय, ऐसे, मतलब ये गोला घूमता रहता है। तो इसमें जो है ये उद्विकास, ये भी सामाजिक परिवर्तन का ही एक
आधार है कि इस आधार पे भी सामाजिक परिवर्तन होता है, और ये जो है एक रेखीय का नेतृत्व करता है। एक रेखीय परिवर्तन को ही हम उद्विकास कहते हैं। तो उद्विकास का संबंध उस वृद्धि या परिवर्तन से है जो वस्तुओं के आंतरिक गुणों में होता है। मतलब ये परिवर्तन बाहरी नहीं होता, उद्विकास अंदर से विकास होता है, ठीक है। और मैकलॉइन पेज इसको समझाने के लिए बोलते हैं कि जब हम निरंतरता को ही नहीं बल्कि परिवर्तन की दिशा को भी व्यक्त करते हैं तो उसे उद्विकास कहते हैं। यानी कि न सिर्फ परिवर्तन हो रहा हो बल्कि एक निश्चित दिशा में जब परिवर्तन हो रहा है तो हम उसको उद्विकास कहते हैं। यानी उद्विकास किसे कहते हैं? तो उद्विकास परिवर्तन का एक प्रकार है, सामाजिक परिवर्तन का एक प्रकार है, और वो परिवर्तन जो कि न सिर्फ परिवर्तन कर रहा है बल्कि एक निश्चित दिशा में परिवर्तन कर रहा है तो उसको हम उद्विकास कहते हैं। ठीक, अब चलिए हम देखते हैं। हाँ देखिए, इसमें वो सारी चीज़ें लिखा है ना, एक निश्चित दिशा में होता है और प्रकृति में गुणात्मक परिवर्तन होता है। जब भी कोई भी परिवर्तन आंतरिक है अगर है तो वो गुणात्मक परिवर्तन ही कहलाता है। अगर वो परिवर्तन बाहरी है तभी वो मात्रात्मक है, अगर वो आंतरिक है तो उसको गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। और उद्विकास जो है एक आंतरिक परिवर्तन का रिप्रेजेंटेटिव है, आंतरिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ये उद्विकास आया कहाँ से? तो ये उद्विकास का सिद्धांत ये डार्विन से लिए हैं। डार्विन क्या कहते हैं? तो डार्विन जो है ना जैविक उद्विकास की चर्चा करते हैं। किस उद्विकास की चर्चा करते हैं? जैविक उद्विकास की चर्चा करते हैं। और ये क्या कहते हैं? इन्हीं सिद्धांत के आधार पे, जैसे कि ये मानते हैं कि जीवों का विकास कैसे क्रम में होता चला गया, इसी को आधार मान के ये सामाजिक उद्विकास की अवधारणा देते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि जिस तरीके से मनुष्य का विकास हुआ था उसी तरीके से समाज का भी विकास हुआ है। जैसे ये मानते हैं कि कोई भी परिवर्तन अभिन्नता से भिन्नता की तरफ अच्छे, पहले आप लोग ये देख लीजिए कि ये जो है ना परिवर्तन के लिए किस चीज़ को इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्या क्या चाहिए। तो उसमें ये बताते हैं कि चाहिए दो चीज़ों से परिवर्तन होता है। एक है पदार्थ होता है जो कि कभी नष्ट नहीं होता है, और एक है शक्ति जो कि शाश्वत है, वो भी कभी नष्ट नहीं होती। इन दोनों के मध्य, पदार्थ और शक्ति के मध्य जब गति होती है तो उसी से परिवर्तन होता है। पदार्थ और शक्ति के मध्य जो गति होती है, जो निरंतरता बनी रहती है, उसी से ब्रह्मांड में सारे परिवर्तन होते हैं। इनका मानना है कि समस्त ब्रह्मांड यानी कि पूरा विश्व जो है पदार्थ और शक्ति, दो पदार्थों से मिलकर बना है, और ब्रह्मांड इन्हीं तीन सत्यों के द्वारा, किसके द्वारा? पदार्थ, गति और शक्ति, इन्हीं तीन शक्तियों के द्वारा संचालित होती है। और ये बताते हैं कि परिवर्तन जो है हमेशा सरलता से जटिलता की ओर अग्रसर होती है। ठीक है, परिवर्तन जो है सदैव सरलता से जटिलता की ओर होती है। जैसे चूंकि ये मनुष्यों से तुलना करते हैं ना परिवर्तन को, जैविक समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, जो उद्विकास हो रहा है, इसको ये जीवों से ही तो तुलना करते हैं। तो ये बताते हैं कि जो उद्विकास होता है वो सरलता से जटिलता की तरफ होता है। और जब जो है ये जो दोनों पदार्थ हैं, एक जो पदार्थ है और जो एक शक्ति है, इन दोनों में जो गति होती है, ये पदार्थ और गति दोनों शक्ति के दो पहलू हैं। ठीक है, अभी इन्होंने क्या बताया कि तीन चीज़ें जो है परिवर्तन ले आती हैं।
एक होता है पदार्थ, एक होता है शक्ति, उन दोनों के बीच में उन दोनों के मध्य में गति होता है, तो फिर जो है संसार संतुलित रूप से आगे बढ़ता चला जाता है। ये बताते हैं कि गति पदार्थ को जो है हमेशा संतुलनशील बना के रखती है, गतिशील बना के रखती है। जो पदार्थ है वो कभी नष्ट नहीं होता है, चाहे आप उसको काटिए, पीटिए, जलाइए, कुछ भी करिए, वो कभी नष्ट नहीं होता है। वो अपना रूप परिवर्तित भले करता है, लेकिन उसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता है। तो अभी मैं आप लोग को बताई ना कि डार्विन के 2 नियमों, अस्तित्व के लिए संघर्ष और योग्यतम का उत्तरजीविता, इस पे बेस्ड है कि जो है उद्विकास कैसे होता है। जब जो है जो परिवर्तन आता है उद्विकास के तहत, वो तभी होता है जो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है और वो उस संघर्ष में सफल हो जाता है। यानी कि वो अपने को सरवाइव करने के लिए पहले तो प्रकृति से, स्थितियों से वो संघर्ष करे और उसमें वो जो है 1 नंबर पे रहे, मतलब कि उन परिस्थितियों को हरा दे और वो जीवित रह जाए। तो इससे जो है इस तरीके से परिवर्तन होता है उद्विकास के तहत। ठीक, अब मैं आप लोग को अभी बता रही थी कि ये जो परिवर्तन उद्विकास के तहत कैसे होता है, तो हमने कहा कि सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि उद्विकास किन चीज़ों से होता है। तो उसमें हम आप लोग को बता दिए कि उद्विकास जो है 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक होती है शक्ति और एक होता है पदार्थ। इन दोनों के मध्य ये शक्ति और पदार्थ हमको गति जो है एक गति देती है, इसको गतिशील बनाए रखती है और उसी के तहत परिवर्तन होता रहता है। उद्विकास चूँकि आंतरिक गुणों में परिवर्तन को कहते हैं, तो इसीलिए ये परिवर्तन गुणात्मक होता है। और फिर ये क्या होता है, तो ये सरलता से जटिलता की तरफ, अभिन्नता से भिन्नता की तरफ, असंबद्धता से संबद्धता की तरफ होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसको परिवार के दृष्टिकोण से देखें तब भी हमें दिखाई देगा कि कैसे जटिल होता गया, और अगर हम किसी मानव शरीर के हिसाब से इसको समझें तब भी हमें दिखाई देगा कि किस तरीके से ये जटिल होता जा रहा है। जैसे कि इसमें जो है हम अभी समाज, परिवार और समाज के दृष्टिकोण से देखते हैं कि पहले व्यक्ति अकेला था, फिर परिवार व सामाजिक संगठन जैसी चीज़ें आई जिसका कि पहले कोई अस्तित्व नहीं था। परिवार और सामाजिक संगठन ऐसा तो कुछ भी नहीं था ना। आप लोग समाज में उद्विकास तो पढ़े ही होंगे कि मानव पहले जो है पशुओं के समान जिंदगी जीता था, कोई विवाह की व्यवस्था नहीं थी, परिवार की व्यवस्था नहीं थी, तो इन सब चीज़ों का कोई अस्तित्व नहीं था। फिर धीरे धीरे परिवार अस्तित्व में आया, फिर विभिन्न परिवारों के सम्मेलन से समाज बनने लगा, फिर धीरे धीरे सजातीयता समाप्त होने लगी। यानी कि सब पहले एक जैसे ही रहते थे कि झुंड में रह रहे हैं, सब मिलके कोई काम कर रहे हैं, फिर खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई मतलब उसमें अंतर नहीं होता था। जैसे महिलाएं रह रही हैं वैसे पुरुष रह रहे हैं, वैसे ही बच्चे रह रहे हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं पाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जो है श्रम विभाजन होने लगा और श्रम विभाजन के साथ भिन्नता बढ़ी, जटिलता में भी वृद्धि हुई, और स्पेंसर इसी को जो है सामाजिक उद्विकास नाम देते हैं। जब परिवर्तन सरलता से जटिलता की तरफ, भिन्नता अभिन्नता से भिन्नता की तरफ, असंबद्धता से संबद्धता, देखिए इसका मीनिंग भी समझते चलिए आप लोग, ताकि उसको जो है ना स्पष्ट कर पाएँ और आंसर लिख पाएँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं भले बता रही हूँ, याद इसमें सब कुछ भी नहीं रहने वाला। आप लोग को याद रहेगा तो सिर्फ कहानी याद रहेगा। तो आप लोग इसमें ये देख लीजिए कि जैसे कि मनुष्य जब पैदा होता है, एक छोटा सा बच्चा है, ये पूरा बच्चा है, ठीक है, आप लोग सिर्फ चेहरे मत जाइएगा, पूरा शरीर है उसका। तो इसके अंगों में अंग तो सारे दिखाई देते हैं, ठीक है, लेकिन विभाजन और विशेषीकरण नहीं होता है। ठीक, ये कोई भी चीज़ जो है उसे पकड़ना है तो मुंह का ही प्रयोग करता है, कोई भी सामान पकड़ता है तो उसको मुंह में ही डालता है। अगर खाने की चीज़ है तब भी मुंह में जाएगा, पहनने की चीज़ है तब भी मुंह में जाएगा, अगर कोई चेहरे पे लगाने वाला है, कुछ भी है, जूता, जो भी बात है वो मुंह में डालते हैं, क्योंकि इन्हें जो है ना अभी विशेषीकरण नहीं पता है
कि जो है हम किस चीज़ का प्रयोग कहाँ करते हैं, किस अंग का काम क्या है। जैसे कि इन्हें भूख लगी, तो इन्हें भूख लगी तो ये क्या करेगा, रोएगा। इसको कोई वस्तु चाहिए तब भी रोएगा। किसी व्यक्ति के पास इसको जाना है, किसी के गोद में, उसके लिए भी रोएगा। किसी व्यक्ति के गोद में इसे नहीं जाना है तब भी ये रोएगा। लेकिन क्या बड़े होने के बाद भी यही करते हैं हम लोग? तब हम साफ मना करते हैं ना कि मुझे इसके पास नहीं जाना है, या फिर मुझे वो वस्तु चाहिए, या फिर जाना है तो हम पूरे शरीर को घसीटते हुए ना जाके पैरों के बल पे हम जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, पूरा शरीर को चलाते हुए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो विशेषीकरण का अभाव होता है, वहाँ पे जो है अभिन्नता होती है, मतलब कि सारे अंगों का अलग अलग काम नहीं होता है। एक मतलब सिर्फ आवाज़ से वो सारा काम करवा रहा है, पूरे शरीर से वो सारा काम कर रहा है, और बाद में क्या होता है, वो पैरों के बल चलने लगता है। ठीक, अगर कोई चीज़ चेहरे पे लगाने वाली है तो उसको चेहरे पे लगाता है, कपड़े को पहनने की कोशिश करता है। ठीक है, कंघी है तो उसको मुंह में न डाल के उससे अपने बालों को कंघी करता है। तो इस तरीके से भिन्नता आती है, मतलब अंतर उसको समझ में आने लगता है। संबद्धता से असंबद्धता से संबद्धता, यानी कि चीज़ें जो एक दूसरे में सब घाल मेल था, उसको खुद अंतर नहीं समझ पे आ रहा था कि किस अंग का क्या काम है। जैसे कि जब उसको कोई चीज़ हम आवाज़ दे रहे हैं, कोई झुनझुना बजा रहे हैं, कैसी भी आवाज़ दे रहे हैं, तो बच्चा उसकी तरफ देखता है, लेकिन उसे ये बात नहीं पता है कि मैं इसे देख के खुश हो रहा हूँ या फिर मुझे सुनाई भी दे रहा है इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ। लेकिन बाद में उसको समझ में आने लगता है, वो नहीं भी देखता है तब भी वो म्यूजिक सुन के खुश हो जाएगा। हमें जो है म्यूजिक सुनाई देती है तो क्या जो बजा रहा है उसको देखेंगे तब खुश होंगे? नहीं ना। लेकिन बच्चों के साथ क्या होता है कि झुनझुना अगर आप बजा रहे हैं तो वो नहीं खुश होगा, लेकिन वो देख लिया बजाते हुए तो वो खुश हो जाता है। तो वो जो है ना असंबद्धता जो है, जो चीज़ें बिखरी होती हैं समझ नहीं पाता है, वो संबद्ध सब एक दूसरे में जुड़ने लगती है कि हाँ हम म्यूजिक से खुश हो रहे हैं या फिर उस व्यक्ति को देख के खुश हो रहे हैं। चीज़ें जो है अब व्यवस्थित होने लगती हैं, अंतर समझ में आने लगता है उसको। अब वो अपने कान का महत्व, अपने नाक का महत्व, अपने आँख का, अपने पैर का, अपने हाथ का, इन सब का जानने लगता है और अलग अलग तरीके से उनको प्रयोग भी करना सीख हो जाता है। तो ये बता रहे हैं कि यह स्थिति अनिश्चितता की थी। समाज की शुरुआत ऐसे हुआ था जैसे मनुष्यों का हुआ था, जैसे कि एक बच्चे का होता है कि पहले परिवार भी नहीं था, विवाह नामक कोई संस्था नहीं थी, कहीं पे व्यक्ति को ये नहीं पता था कि कौन मेरी माँ है, कौन मेरी बहन है, कौन मेरा बच्चा है, ये पता ही नहीं था। महिलाओं को ही खुद नहीं पता था कि इस बच्चे के पिता कौन है, मेरे बच्चे के फादर कौन हैं, ये नहीं पता था, क्योंकि कुछ किसी का नाम ही नहीं था, कोई अस्तित्व ही नहीं था, किसी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, सब जो है पशुवत जिंदगी जी रहे थे। तो चीज़ें जो है धीरे धीरे बाद में बदलने लगी और ये जो उद्विकास जो कि क्रम से, देखिए अभी मैं आप लोग को क्या बताई कि जब विकास जो है क्रम से होता है तभी हम उसको उद्विकास कहते हैं। तो क्रम से परिवर्तन होने लगा, पहले बिखरे बिखरे रहते थे, फिर झुंड में रहने लगे, फिर वो किसी गुफा में वास करने लगे, फिर सामूहिक विवाह होने लगा कि उस ग्रुप की सारी औरतें और इस ग्रुप के सारे पुरुष ये सब एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ हैं। उसके बाद से फिर होने लगा कि बहुपति विवाह, कि एक स्त्री है तो उस झुंड में जितने भी लड़के हैं वो सब उसके पति हो गए हैं। फिर उसके बाद से बहुपत्नी, इस तरीके से करके एक परिवार पे हम आए। तो ये क्या है, क्रम से ही तो विकास हो रहा है ना। तो ये यही बता रहे हैं अपने इस सिद्धांत में, उद्विकास में, कि परिवर्तन किस तरीके से सरलता से जटिलता की तरफ जा रही है। पहले सरल तो था ही ना, जब परिवार का अस्तित्व ही नहीं था तो सब सरल ही तो था। अब क्या है, जटिल है। आप अगर शादी करे हैं, अगर आप विवाह के बंधन में बंधे हैं तो आप कुछ जिम्मेदारियों से बंध गए हैं।
नैतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। अब आपको उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है, चीज़ें जटिल हो गई हैं। अब आपको अपने परिवार का भी ध्यान रखना है, बच्चे के लालन पालन, उसकी पढ़ाई लिखाई, इन सब पे ध्यान रखना है। परिवार आपसे क्या अपेक्षा करता है, उन अपेक्षाओं पे भी खरा उतरना है। पहले ना समाज की कोई अपेक्षा थी, ना परिवार की कोई अपेक्षा थी, ना परिवार नाम का कोई अस्तित्व ही था। ठीक, तो ये क्या बता रहे हैं कि विभिन्न संगठन बनने लगे और जो है उनमें कार्य विभाजन होने लगा, उनमें जो है कार्य विभाजन होने लगा, विशेषीकरण होने लगा। ये तो अभी आप लोग देखें, अभी आगे जो है दुर्खीम का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे विशेषीकरण को मैं और अच्छे समझा दूंगी। लेकिन अभी आप लोग जो है ये जान लीजिए कि धीरे धीरे उद्विकास में परिवर्तन सरलता से जटिलता की तरफ होने लगा। जैसे कि ये उदाहरण देके बताते हैं कि प्रारंभ में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कार्य किसी एक ही संगठन व संस्था से संबद्ध थे, लेकिन धीरे धीरे इन कार्यों को करने के लिए अलग अलग संगठन, संस्थाएं बनी और इससे समाज में जटिलता, विभिन्नता वृद्धि हुई। साथ ही विभिन्न संस्थाओं की पारस्परिक निर्भरता भी बढ़ी। अब ये क्या कह रहे हैं, पहले जो है परिवार ही बच्चे का लालन पालन भी कर देता था, बच्चे को समाजीकरण भी वही करता था, उसको शिक्षा देने का भी काम वही करता था, उसका शादी ब्याह भी वही करवाता था, उसके जो बच्चे पैदा होते थे उसका भी लालन पालन परिवार ही कर देता था। लेकिन क्या अब भी ऐसा है? अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हम शिक्षा के लिए कहाँ जाते हैं? हम स्कूल में जाते हैं, अब हम ट्यूशन जाते हैं, हम बाहर पढ़ने जाते हैं, हम कंप्यूटर की क्लास अलग करने जाते हैं, शादी अब हमारी मैट्रिमोनियल से होने लगी है। अब हम जो है अन्य विभिन्न संस्थाओं का सहारा ले रहे हैं अपनी शादी के लिए, जो ऑर्गेनाइज करते थे पूरी शादी की व्यवस्था, जो परिवार देखता था, अब अलग अलग लोगों से हम हेल्प ले रहे हैं कि हम जो है इस जो है ब्रांड के लोगों को बुलाए हैं, वो हमारे यहाँ शादी की व्यवस्था देखेगा, ये कैटरिंग देखेगा, ये टेंट की व्यवस्था देखेगा, हमारे ड्रेस हमारा क्या होगा, ये डिजाइनर ने हम डिसाइड किया है, हम कहाँ तैयार होंगे, उसके लिए पार्लर हम अलग तैयार करें हैं। लेकिन पहले क्या होता था, लड़का भी जो है घर वाले ही देखते थे, चाहे लड़की देखते थे, खाने की पीने की व्यवस्था भी वही करते थे, टेंट की व्यवस्था भी वही करते थे, मोहल्ले के लोगों से, गांव के लोगों से सब ले दे के, किसी के यहाँ से चौकी आ गई, किसी के यहाँ से बिस्तर आ गया, किसी के यहाँ से बर्तन आ गया और सारी व्यवस्थाएं हो जाती थी। वहाँ पे जो है हमारा ड्रेस भी हमारे घर वाले ही डिज़ाइन करते थे, हम कौन सा गहना पहनेंगे ये भी घर वाले ही डिसाइड करते थे, हमको तैयार भी घर वाले ही करते थे। लेकिन अब क्या है, अब जटिलता आ गई है, हर चीज़ जो है अलग अलग लोगों में बांट दिया गया है, श्रम विभाजन हो गया है। श्रम विभाजन की वजह से विशेषीकरण भी हो गया है, क्योंकि अगर हम सिर्फ लोगों को सजाने का ही काम करेंगे तो हमें मेकअप करने तो आ ही जाएगा ना, हम मेकअप आर्टिस्ट तो बन ही जाएंगे। अगर हम ज्वेलरी ही सिर्फ डिसाइड करें कि इस टाइप का लहंगा अगर कोई लड़की पहन रही है या फिर इस तरीके का शेरवानी कोई लड़का पहन रहा है, तो उस पर कौन सी ज्वेलरी जो है मैच करेगी, अगर हम ये काम सालों साल कर रहे हैं तो ये हमारा विशेषीकरण तो है ही ना। टेंट लगाने वाले से हम पूछें कि भैया कौन सी ज्वेलरी पहने, तो क्या वो अच्छे से बता पाएगा? या ज्वेलरी वाले से कहे कि तुम ही टेंट लगा दो, टेंट वाला आ नहीं पा रहा है, तो क्या वो अच्छे से कर पाएगा? तो अब जो है विभाजन, कार्यों का विभाजन हो गया है और विशेषीकरण हो गया है। और ये जो है हम कैसे कर रहे हैं, अलग अलग संगठन व संस्थाओं के माध्यम से कर रहे हैं। तो इसीलिए समाज में जटिलता, विभिन्नता में वृद्धि हुई है और विभिन्न संस्थाओं की पारस्परिक निर्भरता बढ़ गई है। अब परिवार जो है, बच्चे जो है अगर हैं तो उनके लालन पालन के लिए हम सिर्फ परिवार पे डिपेंड नहीं हैं। अब हस्बैंड वाइफ अगर दोनों ही जॉब करने जा रहे हैं तो हम बच्चे को फिर छोड़ते हैं किसी
संस्था में, अभी मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है कि हम उसे क्या बोलते हैं, शायद कर्च बोलते हैं। तो हम जो है वहाँ पे फिर बच्चे को छोड़ के आते हैं कि जब तक हम जो है जॉब करके शाम को वापस नहीं आ जाएंगे तब तक आप मेरे बच्चे को रखिएगा। अब वो बच्चा वहीं पे स्कूल से आके खेलेगा, सोएगा, खाएगा, पिएगा, ये सारे काम अब जो है इस संस्था की है, अब ये संस्था करेगी। जब जो है मम्मी पापा जो भी पहले आएंगे वो उस बच्चे को लेंगे और फिर अपने घर की तरफ जाएंगे। सोचिए हम कितने डिपेंड हो गए हैं। अगर ये संस्था ना रहे तो फिर तो हमारे बच्चे का लालन पालन ही नहीं हो पाएगा। निर्भरता इस हद तक बढ़ गई कि हम अपने बच्चे को भी किसी और को दे रहे हैं। अगर ये मना कर दे तो हम में से किसी एक को नौकरी छोड़नी पड़ेगी, या फिर हम बच्चे को लेके जाएं तो क्या नौकरी में सरवाइव करना आसान हो पाएगा। तो ये स्थितियां हो गई हैं वर्तमान में कि विभिन्नता बढ़ गई है और पारस्परिक निर्भरता काफ़ी बढ़ गई है, एक दूसरे पे हम निर्भर हो गए। देखिए और क्या बोलते हैं, स्पेंसर बोलते हैं कि प्रारंभ में कोई भी सामाजिक संगठन अस्पष्ट होता है, यानी कि क्लियर नहीं होता है, उसके ना तो उसके ड्यूटीज़ क्लियर होते हैं ना तो उसका स्ट्रक्चर क्लियर होता है। फिर धीरे धीरे उसमें विकास अधिक स्पष्ट होता चला जाता है। प्रथाओं में अस्थायित्व आ जाने से कानून का रूप धारण कर लेती हैं। ठीक इस प्रकार समूह की सामाजिक संस्थाएं प्रारंभ में एक दूसरे से मिलती जुलती लगती हैं, किंतु कालांतर में एक दूसरे से अलग होकर स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। यही सारी चीज़ें हैं जो हमने अभी आप लोग को बताई है। अब देखते हैं कि आदिम समाजों में विभिन्न संस्थाओं का अभाव दिखाई देता है। ये मैं आप लोगों को बता ही दी, हमें नहीं लग रहा है इसमें हमें कुछ आप लोगों को बताना है। जो भी नवीन परिवर्तन होता है उससे श्रम विभाजन विशेषीकरण पनपता है। आप लोगों को कहानी वही लिखना है जो कि मैं बताई हूँ। उद्विकास की यह प्रक्रिया धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में भी पाई जाती है। तो अभी हम आप लोग को बताए ही कि जो है परिवार में हमने बता ही दिया, और फिर आर्थिक में भी ऐसे ही होता है। पहले क्या था, हम खेती करते थे, ठीक, हम चावल उगा लिए, उन्होंने गेहूँ उगाया, उन्होंने चना उगाया, फिर किसी ने मक्का, किसी ने गन्ना, ऐसे मौसम के अनुसार सब अपने अपने खेत में उगा रहे हैं। ठीक, और फिर हमें जैसे ज़रूरत है अगर गुड़ की, तो हम अपना चावल उनको दे देंगे और कहेंगे कि आप हमको अपना गुड़ दे दीजिए, मुझे ज़रूरत है। उनको चावल की ज़रूरत होगी तो आपसे चावल ले लेंगे और आपको गुड़ दे देंगे। नहीं ज़रूरत होगी तो आप किसी दूसरे से बात कर लेंगे। इनको जो है ज़रूरत है गेहूं की, तो ये जो है अपना गेहूं आपको दे देंगे और आपसे जो है मतलब अपना चावल आपको देंगे और आपसे गेहूं ये ले लेंगे। ज़रूरत है तो एक दूसरे से आदान प्रदान हो जाएगा, नहीं ज़रूरत है तो हम किसी और से बात कर लेंगे जैसे आप करते हैं। तो कैसा था, सारा काम आसानी से चलता था, एक दूसरे पे जो है हम निर्भर थे और एक दूसरे से दे लेके काम चल जा रहा था, किसी का काम रुक नहीं रहा था। ऐसा नहीं कि ये नहीं करेगा तो अब होएगा ही नहीं, किसी और से ले लेंगे। लेकिन अब क्या है, अब जो है हमें दूध अब कहाँ से मिलता है। जैसे पहले था कि एक घर से नहीं अगर दूध मिला तो हम दूसरे घर से ले लेंगे, लेकिन अब क्या है कि हम दूध एक फिक्स दुकान से लेते हैं। ठीक, अगर उस दिन वहाँ दूध नहीं आया तो फिर अगर हम दूसरे दुकान पे जाएंगे तो पता चलेगा कि ख़त्म हो गया है, क्योंकि उसके डेली ग्राहक लेके चले गए हैं। तीसरे दुकान पे जाएंगे भी तो वही होगा, कहीं हो सकता है कि एक पैकेट मिल गया, फिर उस दुकान पे गए तो एक पैकेट मिल गया। हमें ज़रूरत कितनी थी, 4 पैकेट की, लेकिन हम परेशान हो जाएंगे क्योंकि हमें 4 पैकेट कोई एक दुकानदार नहीं देगा, क्योंकि वो अपने डेली ग्राहकों के लिए मंगाता है। और ऐसे ही जैसे कि अगर गेहूँ आटा बिकना बंद हो जाए तो बहुत लोगों के घर में रोटियां ही नहीं बन पाएंगी, क्योंकि वो रेडीमेड आटा खरीदते हैं और उससे बनाते हैं। तो हम इतने डिपेंड हो गए हैं आर्थिक रूप से कि अगर हमें जॉब करनी है
तो हम अपनी खेती पे काम करके कि नहीं हम किसानी करके और इस समय भी सरवाइव कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम छोटे से खेत में काम कर ले और अपनी ज़िंदगी जी ले, परिवार का भी पालन पोषण कर ले। अब संभव नहीं है। अब जो है हम पूरी तरीके से निर्भर हो गए हैं कि बहुत सारे लोग जब हेल्प करेंगे तो जो है हम किसी फैक्ट्री का स्थापना कर पाएंगे, या फिर कहीं पे हम जॉब कर पाएंगे, या फिर किसी प्रकार की भी सर्विस दे पाएंगे। इसमें बहुत लोगों का हेल्प चाहिए। पहले क्या था कि आप खुद अपने परिवार के साथ मिलके खेती कर लेते थे और मतलब साल भर 6 महीने के लिए जो भी अगला फसल का जितना टाइम लगता है उतने भर के लिए आप अपने ज़िंदगी को चलाने के लिए अनाज पैदा कर लेते थे। लेकिन अब डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, अब हम 5वें क्वेश्चन पे आ गए। कार्ल मार्क्स की अतिरिक्त मूल्य, कि अतिरिक्त मूल्य क्या है। हाँ, तो देखिए अतिरिक्त मूल्य क्या है। तो अतिरिक्त मूल्य के बारे में कार्ल मार्क्स बताते हैं। चूँकि कार्ल मार्क्स आर्थिक निर्धारणवादी हैं और ये कुछ भी बताते हैं तो उसके पीछे रीजन यही बताते हैं कि कारण आर्थिक है। समाज में परिवर्तन हो रहा है, कारण आर्थिक है। संबंधों में परिवर्तन हो रहा है, कारण आर्थिक है। वर्ग में परिवर्तन हो रहा है, कारण आर्थिक है। वर्ग संघर्ष हो रहा है, कारण आर्थिक है। तो ये आर्थिक निर्धारणवादी हैं। तो ये देते हैं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में ये बताते हैं कि समाज में जो है 2 वर्ग हैं, एक है पूंजीपति और एक है सर्वहारा। तो पूंजीपति वर्ग जो है वो पूंजी लगाता है, उद्योगों की स्थापना करता है, उसमें श्रमिकों से मजदूरी करवाता है और उनको कुछ वेजेस देता है, कुछ मजदूरी मूल्य देता है। तो वो ये बताते हैं कि जो है 10 रुपये वो इन्वेस्ट करता है और एक पेन बनाता है और फिर उस पेन को बेचता है वो 30 रुपये में। ठीक, 10 रुपये लगाता है, 30 रुपये में बेचता है और 5 रुपये जो है मजदूरी दे देता है। किसको? जो वर्कर उसके लिए काम किया है। ठीक, तो उसको फ़ायदा कितने का हुआ? उसको फ़ायदा हुआ 15 रुपये का। ये 15 रुपये किसके जेब में गया? पूंजीपति के जेब में गया। तो ये जो 15 रुपया उसके पास अतिरिक्त बचा, इसी को हम अतिरिक्त मूल्य कहते हैं। यानी कि जो दाम हम लगाए और जिस दाम पे हम बेचे, इन दोनों के मध्य में जो अंतर आता है उसी को हम अतिरिक्त मूल्य कहते हैं। तो ये अतिरिक्त मूल्य का कॉन्सेप्ट कैसे आया? तो ये बताते हैं कि चूँकि पूंजी का महत्व बढ़ता जा रहा है, पूंजी के मतलब उपलब्धता से ही हम नए उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं, हम अपने उद्योग को और आगे बढ़ा सकते हैं। लाभ पे सबसे ज़्यादा ध्यान होता है पूंजीपति वर्ग का, तो इसलिए ये अतिरिक्त मूल्य का कॉन्सेप्ट आता है। तो इसमें ये बताते हैं कि जो है बस जब हम कम मूल्य देते हैं, कम मजदूरी देते हैं, ज़्यादा पैसा हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये अतिरिक्त मूल्य है। अब इसका हमें जो है ना लाभ और हानि देखेंगे कि ये स्थितियां बनती क्यों हैं। ठीक है, अतिरिक्त मूल्य से फिर परिवर्तन क्या आता है बता रहे। देखिए ये इसके पास रहता है, ये बात इसी में ये बता रहे हैं कि अतिरिक्त मूल्य पर श्रमिकों का अधिकार नहीं है। किसका अधिकार है? पूंजीपतियों का है।
ठीक है। तो इससे क्या होता है कि पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच मनमुटाव उत्पन्न होता है। मनमुटाव तो उत्पन्न होगा ना, जब श्रमिक देख रहा है कि ये जो है पूरे 15 रुपए के फायदे में है, 10 रुपए में बनवाए हैं और 30 रुपए में बेच रहे हैं, तो फिर श्रमिकों को बुरा तो लगेगा ना कि हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, हमें सिर्फ उतना ही मिल रहा है जिससे हम सरवाइव कर सकें, जिससे हम जिंदा रह सकें। तो फिर ये मनमुटाव होने वाली बात ही है। तो ये मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये तो हम आप लोग को बता दिए कि किसको हम अतिरिक्त मूल्य कहते हैं। इस